टाइम्स मैगजीन की एनुअल रिपोर्ट में 100 इमर्जिंग लीडर्स की लिस्ट में शामिल किया गया था। इस लिस्ट में भारत की मात्र 5 पर्सनैलिटी ही इंक्लूड हैं। 2021 में भविष्य को आकार देने वाले व्यक्ति के रूप में चंद्रशेखर आजाद को टाइम्स मैगजीन की लिस्ट में जगह मिली। लेकिन कौन है चंद्रशेखर आजाद, जो बहुजनों के नेता के रूप में बहुजनों की पहली पसंद है? और बहुजन समाज के लिए आवाज उठाने वाले आजाद कैसे पहुंचे संसद तक? आजाद की मां उनके बारे में क्या सोचती हैं? कि पॉलिटिकल कैरियर को लेकर उनके क्या विचार हैं? न्यूज 18 से बात करते हुए कमलेश देवी, जो चंद्रशेखर आजाद की मां हैं, वो बताती हैं कि 5 साल पहले चंद्रशेखर देहरादून में एक आम वकील थे। सहारनपुर में हमारे गृहनगर चिटमलपुर में एक स्कूल था जहां दलित बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, किंतु गांव के कुछ राजपूतों ने इस पर हंगामा कर दिया कि अछूतों के बच्चे हमारे बच्चों के साथ स्कूल में नहीं पढ़ सकते। अछूतों के बच्चों को वही काम करना चाहिए जो उनके माता पिता करते हैं, ऐसा कहना था राजपूतों का। उस वक्त चंद्रशेखर आजाद एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते थे। जब बच्चों ने चंद्रशेखर को इस घटना के बारे में बताया तो चंद्रशेखर ने स्कूल में हो रहे बच्चों के साथ भेदभाव के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया और बच्चों को उनके अधिकार दिलाए। चंद्रशेखर की मां कमलेश देवी कहती हैं कि इस घटना के बाद मेरे बेटे चंद्रशेखर आजाद के अंदर एक जागृति पैदा हुई और चंद्रशेखर ने भीम आर्मी का गठन किया। तो अब समझे आप कि किस प्रकार हुआ भीम आर्मी का गठन, और इसी के साथ चंद्रशेखर को बहुजनों के लिए काम करने की प्रेरणा भी मिली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रशेखर राजनीति के लिए खुद को कभी फिट महसूस नहीं करते थे? वह कभी राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे। किंतु ऐसा क्या हुआ जो चंद्रशेखर राजनीति में आने के लिए मजबूर हो गए और आज कद्दावर नेता के रूप में कार्य कर रहे हैं? 17 सितंबर 2016 आजाद ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं राजनीतिक दलों के साथ मंच साझा करूंगा, लेकिन मैं जनता के बीच जाऊंगा, उन्हें भाजपा को हराने के लिए कहूंगा। जो भगवान राम के नाम पर फायदा उठाकर सत्ता में काबिज होते हैं, ये सबसे खराब है। आजाद ने कहा कि हमें खुद से पूछना चाहिए कि मुसलमान इस देश के नहीं हैं? क्या उन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? मुसलमानों के बिना भारत का विकास हो सकता है? यह सवाल उस वक्त आजाद ने उठाए जब आजाद सामाजिक कार्यकर्ता थे, राजनीति में सक्रिय नहीं थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आजाद को सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए जेल तक जाना पड़ा? 5 मई 2017 सहारनपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर सिमलाना गांव में महाराणा प्रताप की जयंती का आयोजन था, किंतु कुछ बहुजनों ने शोभा यात्रा पर आपत्ति जताई और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से पथराव होने लगे। इसी दौरान पत्थर लगने से ठाकुर के एक लड़के की मौत हो जाती है। इसके बाद सब्बीपुर गांव, जो सिमलाना गांव से 3 किलोमीटर दूर था, ठाकुरों की भीड़ 25 घरों को जला देती है, जिसमें 14 बहुजन गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। 9 मई 2017 भीम आर्मी ने सहारनपुर गांधी पार्क में विरोध प्रदर्शन किया, जहां हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ भी झड़पें की। 21 मई 2017 सहारनपुर का झगड़ा अब दिल्ली जंतर मंतर तक पहुंच चुका था, जहां चंद्रशेखर बहुजनों को संबोधित करते हुए मुख्य नेता के रूप में पहली बार नजर आए। 8 जून 2017 यूपी सरकार भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को हिमाचल प्रदेश से डलहौजी में गिरफ्तार कर लेती है। 28 जनवरी 2018 7 महीने बीत जाने के बाद योगी सरकार चंद्रशेखर आजाद पर रासुका एक्ट लगा देती है। 14 सितंबर 2018 को आजाद को जेल से रिहा कर दिया जाता है। 8 जून 2017 से 11 सितंबर 2018 तक आजाद जेल में रहते हैं, किंतु आजाद हिम्मत नहीं हारते। जेल जाने से पहले तक आजाद राजनीति में नहीं आना चाहते थे, किंतु आजाद के विचार जेल में बिताए वक्त के दौरान बदल जाते हैं। लेकिन आजाद की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। 2020 में नागरिक संशोधन अधिनियम, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान आजाद को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। लगातार हो रही गिरफ्तारियों और प्रदर्शन ने आजाद को अब इतना मजबूत कर दिया था कि वह राजनीति में आने का मन बना चुके थे। सहारनपुर की हिंसा के कारण आजाद के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। बहुजन राजनीति में एक नायाब हीरे की तरह चमकने लगे आजाद। सहारनपुर हिंसा ने इस हीरे को पॉलिश करने का काम किया। कहते हैं ना, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, यानी कि बुराई में भी अच्छाई छुपी होती है, और यही हुआ आजाद के साथ। 16 महीने की लंबी अवधि के बाद आजाद जेल से तो निकलते हैं, किंतु आजाद अब इरादों से मजबूत हो चुके थे और अब वह राजनीति की तरफ रुख करते हैं। समाज के मात्र 2 ही बड़े नेता थे, काशीराम और बीएसपी की नेता मायावती, राजनीति में अपना प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आजाद बहुजन समाज के लिए एक ऑप्शन बनकर उभरते हैं। 2022 में आजाद गोरखपुर से चुनाव लड़े,
लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाते। 2024 लोकसभा चुनाव आजाद इस बार नगीना से चुनाव लड़ते हैं। नगीना से मायावती भी चुनाव लड़ चुकी थी, लेकिन आजाद ने नगीना को ही क्यों चुना? तो इस पर आजाद कहते हैं कि वह पिछले 4 महीने से 600 से ज्यादा गांव में चुनाव प्रसार कर चुके हैं। मैं दूसरों के लिए वोट मांगता था, अब मैं अपने लिए वोट मांग रहा हूं। यहाँ बिखरे हुए समाज को हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ कोई ऐसी जाति धर्म नहीं है जो हमें वोट ना दे। यानी कि आजाद नगीना से चुनाव लड़ने का मन बना चुके थे और नगीना में अपनी पकड़ मजबूत कर चुके थे। इसी दौरान मायावती के भतीजे आनंद आजाद पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि नगीना से लोग चुनाव तो जीत जाते हैं, किंतु जीतने के बाद इस क्षेत्र का हालचाल पूछने तक नहीं आते। चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान आजाद जमीनी मुद्दों पर बात करते हैं, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, कानून व्यवस्था, बच्चों की फीस, रेप, हत्याएं, बाढ़ की समस्या, अस्पताल, एनकाउंटर। यानी कि आजाद हर मुद्दे को जनता के सामने उठाते हैं। इसी के साथ आजाद जन आधार का रुख अपनी तरफ मोड़ने में सफल हो जाते हैं और चुनाव के रिजल्ट भी आजाद को निराश नहीं करते। 1.5 लाख वोटों के अंतर से आजाद सफल हो जाते हैं। यह आंकड़ा प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी में जीतने के लगभग बराबर था। आजाद ने चुनाव जीतने के बाद कहा कि जब टाइम्स मैगजीन 2021 में भविष्य को आकार देने वाले नेताओं के रूप में आजाद को चुना गया, तब लोगों और मीडिया ने उनका खूब मजाक उड़ाया था। इसीलिए जीत और भी खास हो जाती है। तो यह थी बहुजन समाज के दिग्गज नेता चंद्रशेखर आजाद के जीवन के कुछ पहलू। आजाद किस प्रकार राजनीति में अपने कदम मजबूत कर पाते हैं और एक मजबूत नेता के रूप में आज हम सबके सामने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इसी वीडियो का दूसरा पार्ट चाहते हैं तो हमें कमेंट भी ज़रूर करें।